इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाईवे बेसिक्स बाय मंजीत एपिसोड 3 पार्ट 2। जो एपिसोड 3 है उसमें हम बात कर रहे हैं डीपीआर स्टेज के बारे में। और जो डीपीआर स्टेज में हमने पार्ट 1 में बात की थी, अभी तक डीपीआर को हमने एक तरह से कहानी की तरह समझा था कि डीपीआर में क्या क्या प्रोसेस रहती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम जो पार्ट 2 है उसमें देखेंगे आरएफपी के बारे में। आरएफपी क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्लाइड में कि मैंने एक ना टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था डीपीआर के लिए, जो कि आरएफपी बोलते हैं, जिसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। जिस टेंडर डॉक्यूमेंट का नाम है कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 to 6 लेन रिंग रोड बाईपास 180 किलोमीटर टू डी कंजेस्ट NH66 इन द स्टेट ऑफ गोवा। तो ये क्या है? ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का है। ठीक है, ये कब निकला था? मई 2025 में। इसकी अथॉरिटी कौन है? चीफ इंजीनियर कम रीजनल ऑफिसर मुंबई। ठीक है, बाकी ये इनका एड्रेस गिवन है। तो इस डॉक्यूमेंट को मैंने डाउनलोड किया है। इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें पीपीटी में लगाए हैं, और उसी को आज हम समझेंगे डिटेल में कि एज अ टेंडर एग्जीक्यूटिव और एज अ इंजीनियर आपको क्या क्या देखना होता है एक आरएफपी में, ताकि आप उस टेंडर को फिल कर सकें। और डीपीआर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और किन किन का रोल इंपॉर्टेंट होता है, वही सब आज हम इसमें देखेंगे वीडियो में। ठीक है, सो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? ये किसने किया? मिनिस्ट्री। कौन है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। पर्पस क्या है? सेल ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए जो टेंडर डॉक्यूमेंट आता है ना, उसका क्या है कि आपको उसकी एक फ़ी पे करनी होती है उसको खरीदने के लिए। टेंडर डॉक्यूमेंट को वो ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है। वो 5000, 10,000, 1 लाख, काफ़ी अलग अलग, मतलब जो अपना प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें इन्होंने बता रखा है पे एंड अकाउंट ऑफिस किसको पे करना है। उसके बाद में इन्होंने ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिस के बारे में बताया है। ठीक है, अब इसमें क्या है? आरएफपी हैज़ बीन ऑल्सो हैज़ बीन अपलोडेड ऑन इंफ्राकोन। इंफ्राकोन क्या है? इंफ्राकोन एक पोर्टल है मिनिस्ट्री का, जिस पे क्या है कि जो कंसल्टेंट्स है और की पर्सनल्स है वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं। अब की पर्सनल कौन? जो 10 to 15 ईयर्स 20 ईयर्स एक्सपीरियंसड है। फॉर एग्जाम्पल मी। अब मैं तो, मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स का है, 3 to 5 ईयर्स के बीच में है। ठीक है, तो सॉरी, मुझे रजिस्टर्ड होने की कोई नीड नहीं है। अभी मैं एज अ सब की पर्सनल काम करूंगा, तो मुझे इंफ्राकॉन पे रजिस्टर्ड होने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एज अ सब की पर्सनल काम कर रहे हैं, बट जो की पर्सनल्स है उनके ना वेरीफाइड सीवी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ताकि उसको जो मिनिस्ट्री है, एनएचएआई है, एनएचएडीसीएल है, ये सब उनको प्रॉपरली सर्च करके वेरीफाई करके ही मतलब अलाउ करे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए इंफ्राकॉन पे जो मैंडेटरी है, जो की पर्सनल है उनका सीवी होना। ठीक है, तो ये जो आरएफपी है उस पर भी अपलोडेड है अभी के लिए। ठीक है, जब तक के लिए ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द टेंडर। ठीक है, अब इसमें क्या है? अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द फॉलोइंग शेड्यूल इज टू बी फॉलोड फॉर दिस असाइनमेंट। अब ये क्या है? डेडलाइन इसकी दे दी गई है 10/7/2025। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ क्यूरीज 12/6/2025। प्री बिड मीटिंग 12/6/2025। डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ बिड 10/2025। ओपनिंग ऑफ टेक्निकल प्रपोजल 11/07/25। इसके बारे में हम डिटेल में अगले पेज पे बात करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने दोबारा बता दिया कि यहाँ पे अथॉरिटी ये है, अथॉरिटी का एड्रेस ये है और उनकी मेल आईडी गिवन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये पूरे बिडिंग के प्रोसेस में क्या रहेगा। तो सबसे पहले बिडिंग के प्रोसेस में ना, सबसे पहले आता है एनआईटी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। अब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर क्या है? नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में क्या होगा कि आपको ना स्टार्टिंग में, देखिए आप साइड में देख रहे हैं जैसे कि ये डिटेल ऑफ स्ट्रेच प्रपोज्ड फॉर डीपीआर प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें एक बेसिक एक टेबल फॉर्म में आपको डिटेल्स गिवन है। ऐसे क्या है, एनआईटी में भी एक टेबल फॉर्म डिटेल्स आती है, जिसके अंदर आपको लास्ट डेट और ओपनिंग डेट, मतलब टेंडर ओपनिंग डेट आपको गिवन होती है। मतलब उसमें बेसिक डिटेल्स आपको आती है लिखी हुई। ठीक है, उसके बाद आती है आरएफपी। जब जैसे मान लीजिए आज स्टार्ट होना है, मतलब जो टेंडर है फिल के लिए, तभी आरएफपी आ गई मान लीजिए। तो आरएफपी आई, उसके अंदर ना सारी चीज़ें डिटेल्स में गिवन होगा। जैसे मैंने ये आरएफपी की ही स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं इस पीपीटी में। तो आरएफपी पूरा डिटेल में होगा। अब जैसे 350 पेजेस की आरएफपी थी, पर मैं पूरा तो आपको दिखा नहीं सकता, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट उसमें से ले लिए हैं, ताकि मैं आपको थोड़ा बेसिक जो आइडिया दे दूँ। ठीक है, तो आरएफपी है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है,
इसके बाद क्या होगा कि आपने आरएफपी पढ़ी एज अ टेंडर एग्जीक्यूटिव, एज अ इंजीनियर, एज अ बिडिंग, मतलब बिडिंग डिपार्टमेंट, क्या आप मान लीजिए आप टेंडर डॉक्यूमेंट फिल करते हैं तो आपने आरएफपी पढ़ी, उसमें से जो जो डिटेल्स रिक्वायर्ड थी वो आपने फिल की, बट आपके कुछ डाउट्स रह गए, तो डाउट्स जो कौन क्लियर करेगा, उसमें क्या करना है आपको, जो अपने डाउट्स है वो एज अ प्री बिड क्यूरीज, एज ए क्यूरीज आपको ना मेल करने हैं अथॉरिटी को। अथॉरिटी क्या करेगी, उसके रिप्लाईज देगी, अगर कोई बेसिक है तो उसमें वो रिप्लाईज देके कर देगी ख़त्म, बट कुछ आपने मेजर बता दिया कि सर ये तो ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ये है तो आप इसको डिटेल में बताइए, तो कुछ ना इम्पोर्टेंट में पार्ट्स के लिए अमेंडमेंट्स होते हैं या कोरिजेंडम बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, फिर एक लिस्ट आएगी जिसमें किस किस बिडर ने सबमिट किया है, फिर एक लिस्ट आएगी कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास नहीं कर पाया, फिर उसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें किसने टेक्निकल इवेल्युएशन क्लियर किया है, उसके बाद लिस्ट आएगी किसने कितना स्कोर किया है, फिर एक फाइनल स्कोर आएगा, उसके बाद में लास्ट में आता है कि प्रोजेक्ट किसको अवार्ड हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स में अगर देखेंगे तो डीपीआर प्रिपरेशन का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। कौन से स्टेट में, गोवा में, लेंथ कितनी है 180 किलोमीटर, पैकेज कितना, एक ही है, ठीक है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट इन्होंने दे रखी है, ये आप देख ही सकते हैं जैसे कि 6 करोड़ 30 लाख रुपए है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें देखिए, अब ये ना, अब जो टेबल आप देख रहे हैं इस टेबल में ना एक जनरल सी चीजें गिवन है, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ फर्म अप टू 10 करोड़, अप 10 to 30 करोड़, 30 to 60, अबव 60। अब इसमें क्या है कि ये एक तरह का ना टेबल फॉर्मेट दिया है। अब इस टेबल फॉर्मेट के हिसाब से क्या होता है कि ऐसे ही काफी सारे और टेबल्स हैं जिसके बेसिस पे आपका टेक्निकल स्कोर बनता है। अब टेक्निकल या कह सकते हैं एक्सपीरियंस स्कोर बनता है, उस बेसिस पे आपको टेक्निकली इवेलुएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें अभी हम बात करें, इसकी पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, बस जनरल बात कर रहे हैं। एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ अ फर्म, ठीक है, एवरेज एनुअल टर्नओवर लास्ट 3 ईयर्स, मान लीजिए आपने लास्ट 2020 से 22 वाले में इतना किया टर्नओवर, 23 से 24 में इतना किया, 24 से 25 में इतना किया, वो तीनों को टोटल किया, मान लीजिए पहले किया 3, फिर किया 4, फिर 5 किया, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 3, जो आंसर आएगा वो ही आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर कहलाएगा, ठीक है। उतना आपका टर्नओवर अगर मान लीजिए वो अप टू 10 करोड़ आ रहा है, तो आपके पास कितने की पर्सनल होने चाहिए, आपके पास मिनिमम फॉर द लास्ट 1 ईयर 4 की पर्सनल होने चाहिए। अब की पर्सनल कौन, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 10 से 12 साल एक्सपीरियंस हो, 15 साल एक्सपीरियंस हो, फॉर एग्जाम्पल सीनियर हाईवे इंजीनियर, ब्रिज इंजीनियर, अपना रोड एंड ट्रैफिक सेफ्टी एक्सपर्ट, ये सब, ठीक है। ये बस मैं समझाना चाह रहा था आपको जनरल, ठीक है। अब क्या होता है कि जो टेंडर है उसमें दो ही चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट होती है, एक तो टेक्निकल प्रपोजल, एक फाइनेंशियल प्रपोजल। टेक्निकल में क्या आएगा कि आपका टेक्निकल एक्सपीरियंस, कंपनी का एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास क्या कौन कौन से की पर्सनल्स है, वो सब सारी डिटेल्स में फिल करनी होती है। फाइनेंशियल में क्या है कि अपनी कंपनी का अभी तक फाइनेंशियल क्या बैकग्राउंड रहा है, कि अब तक कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उस बेसिस पे कितना टर्नओवर हुआ है कंपनी का, तो वो सब हो गया, ठीक है। अभी इन्होंने क्या है कि आप मान लीजिए आप अपने अलग अलग अपने मतलब हिसाब से आप जब भी बिडिंग डॉक्यूमेंट फिल करेंगे, बट ये कहते हैं कि हम आपको कुछ फॉर्म्स दे रहे हैं, आप उन्हीं फॉर्म्स में अपनी डिटेल्स फिल करके दीजिए। तो देखिए अब ये जो साइड में जो दिख रहा है आपको, ये जो टर्म्स दिख रही हैं, इसमें क्या देखिए फॉर्म T1 है, T2 है, ये सारे फॉर्म्स है, ये आपको टेक्निकल आप इनको देख सकते हैं। ये सारे फॉर्म हमको फिल करके देने होते हैं एज अ टेक्निकल प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि सीवीज ऑफ द फॉलोइंग फोर की पर्सनल। अब देखिए अब इस कौन कौन से की पर्सनल्स के सीवी रिक्वायर्ड है, टीम लीडर कम हाईवे इंजीनियर, ब्रिज इंजीनियर, हाईवे इंजीनियर। अब देखिए टीम लीडर कम हाईवे इंजीनियर नहीं है, टीम लीडर कम सीनियर हाईवे इंजीनियर होता है, और हाईवे इंजीनियर अलग होता है। तो इन सब के सीवी चाहिए एक नॉर्मल हाईवे प्रोजेक्ट में। अब ब्रिज का प्रोजेक्ट है तो फिर टीम लीडर भी ब्रिज इंजीनियर ही होगा। अब टनल का प्रोजेक्ट है तो जो एक्सपर्ट होगा या टीम लीडर होगा वो भी टनल एक्सपर्ट ही होगा। ऐसे क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे स्टेज 1 इसमें क्या है, हम मैंने बताया था 2 स्टेजेस होते हैं मेनली, एक टेक्निकल प्रपोजल, एक फाइनेंशियल, बट इसमें 3 स्टेज है। एक तो प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, टेक्निकल, फाइनेंशियल। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी में बेसिक आपको डॉक्यूमेंट्स देने, कंपनी का एक्सपीरियंस, ठीक है। आपने जो टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदा है उसकी जैसे 5000 का खरीदा है आपने, तो उसकी फीस जो फिल किया उसका ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट देनी है आपको। उसके बाद में फिर आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी रिलेटेड चीज़ें देनी है, जो आपकी कंपनी में ऑथोराइज्ड है साइन करने के लिए, उनकी कुछ डिटेल्स देनी है। ऐसे करके जो टेक्निकल है उसमें आपको 80
80 मार्क्स स्कोर करने हैं, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सब बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कंबाइंड इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल। अब इन्होंने देखिए एक फॉर्मूला गिवन है, ये मतलब अब ये किस लिए गिवन है, इससे आप निकाल सकते हैं कि आप टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल में उसे क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। अब एक चीज आती है मोस्ट प्रेफर्ड बीडर H1। अब मोस्ट प्रेफर्ड बीडर कौन होगा, जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए होंगे इस स्कोर में, टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल में, वो कहलाएगा मोस्ट प्रेफर्ड बीडर। बट वहां पे एक चीज और आ जाती है जो कि होती है L1। L1 क्या, लोएस्ट वन। अब मान लीजिए सबने टेंडर फिल किया, सब किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए उसको भी देखेंगे, बट इसमें से जो क्वालिफाई करके, वो क्वालिफाई तो जैसे सबने किया तो वो आ गए, अब उनके बीच में जो L1 होगा प्रोजेक्ट उसे मिलेगा। बट चांसेस होते हैं कि H1 को प्रेफरेंस दी जाए बट L1 को ही मोस्टली प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। अब ये देखिए आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के साथ साथ मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। बिड सिक्योरिटी या EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। बिड सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एक जैसी ही सिमिलर चीजें हैं। ये ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ बिड गवर्नमेंट आपसे या मतलब अथॉरिटी आपसे कुछ परसेंटेज लेती है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, कि आप सही में मतलब रियल में ही आप इस टेंडर के लिए सीरियस हैं कि नहीं। वो एक तरह की वो कॉस्ट है, मतलब 3% भी हो सकती है, वो 1% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती है। ऐसे ही प्रोजेक्ट मान लीजिए अब मुझे अवार्ड हुआ है, तो अब मैं सीरियसली उस प्रोजेक्ट को करना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूशन करना चाहता हूँ, उस बेसिस पे फिर मेरे को एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि हाँ मैं इसको प्रॉपरली परफॉर्म करूंगा, तो उसके लिए मैं आपको 10% की सिक्योरिटी दे रहा हूँ। ये भी वेरी करती रहती है, ठीक है। फिर ये ना, हाँ, फिर अब बात करते हैं डाटा शीट की। अब डाटा शीट में क्या बात कर रहा है, ये ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। अब ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इस हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए 24 मंथ्स का है। ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि DPR प्रिपरेशन के लिए किस प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम आएगा। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 2 लेन का रोड है या बाईपास है कोई, अगर वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो उसको 10 महीने लगेंगे, सॉरी 12 महीने लगेंगे, और 20 किलोमीटर तक का है तो उसे 10 महीने लगेंगे। ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं कि किस जो डाटा शीट है उसके हिसाब से किसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम अगली शीट पे, ठीक है। अब अगली शीट में क्या है कि लिस्ट ऑफ मिनिमम एसेंशियल इक्विपमेंट विच द फर्म मस्ट पोजेस फॉर द एलिजिबिलिटी। अब इसमें क्या बात कर रहा है कि मटेरियल टेस्टिंग फैसिलिटी जो है कंसल्टेंट के पास होनी चाहिए। उसके बाद में जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी है लाइक FWD किस लिए होता है, वो होता है कि जो अपना स्ट्रक्चर की इवेल्युएशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपका पेमेंट है, उसकी अभी करंटली कितनी लाइफ बची है उसको मेजर करने के लिए FWD हम यूज करते हैं। फिर आता है हमारा रफोमीटर। रफोमीटर किस लिए है कि रोड की रफनेस के लिए, कि भाई कितने अंडुलेशंस है उसमें। अब DGPS और टोटल सेशन किस लिए, ये हमारा टोपोग्राफी सर्वेज के लिए यूज होता है। अब ड्रोन विद लेडार, अब ये नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिसमें हम ड्रोन से हम मतलब प्रॉपरली उस एरिया को एक तरह से मैप बना लेते हैं, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली मुझे भी प्रॉपर जो ड्रोन विद लेडार वाला प्रॉपरली आइडिया नहीं है, बट ये वैसा ही कुछ है एक तरह से। आप मतलब कि एक्यूरेट कर रहे हो अपना जो, जैसे टोपोग्राफी सर्वे करते हैं उसको हम एक्यूरेट कर रहे हैं विद न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और उसके बाद GPR क्या है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। इसमें हम चेक करते हैं कि नीचे जो हमारा जो ग्राउंड के नीचे कुछ जो पाइप्स हैं, जैसे गैस लाइन है, गैस पाइपलाइन है, और बाकी जो और कोई पाइपलाइन है वाटर के लिए, सीवरेज के लिए, वो सब तो कहीं बीच में नहीं आ रही है, ताकि ड्यूरिंग द एक्सकवेशन वो इश्यू ना हो, ठीक है। वो सब मेजर करना होता है। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास होने चाहिए। और बाकी जो ऑफिस के सेटअप के लिए जो सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स है वो भी आपके पास होने चाहिए, जो कि इसमें गिवन है, ठीक है। अब इसमें अब बात करते हैं की पर्सनल्स के बारे में। मान लीजिए आपका नॉर्मल जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसमें जो की पर्सनल चाहिए उसमें गिवन है। फॉर एग्जांपल टीम लीडर कम हाईवे इंजीनियर। अब हाईवे इंजीनियर इसमें सीनियर हाईवे इंजीनियर होगा, ठीक है। फिर ब्रिज इंजीनियर, एक हाईवे इंजीनियर, और एक ट्रैफिक रोड साइनेज एंड मार्किंग एंड सेफ्टी एक्सपर्ट, ठीक है। एक नॉर्मल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 4 की पर्सनल चाहिए, जिनके मतलब इन्होंने मार्क्स भी प्रॉपर गिवन है कि
ये मार्क्स इनको मिलेंगे। अब ये मार्क्स के भी एक डिटेल्ड प्रॉपर मार्कशीट है कि इतने मार्क्स वो 100 में से इतना स्कोर कर रहे हैं या 10 में से इतना स्कोर कर रहा है तो ही वो इलिजिबल है एज अ टीम लीडर बनने के लिए, अदरवाइज वो मतलब उसकी पोस्ट उससे जूनियर कहलाएगी। मान लीजिए वो अभी हम सोच रहे हैं कि हम हाईवे इंजीनियर को हम टीम लीडर बना दे, बट वो पॉसिबल नहीं है। वो एज अ सीनियर हाईवे इंजीनियर होगा तो ही वो टीएल बन सकता है। ठीक है, सेम एज इट इज ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए भी और टनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद आता है सबमिशन का या डिलीवरेबल्स का। अब सबमिशन के लिए इन्होंने प्रॉपरली इनका फॉर्मेट गिवन है। सबसे पहले आपको देना है इंसेप्शन रिपोर्ट, उसके बाद वो जो कि ड्राफ्ट होगी और फाइनल होगी। उसके बाद आपको देनी है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, लैंड क्लियरेंस रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल शेड्यूल देने हैं, टेक्निकल ड्राइंग्स देनी है। उसके बाद में ऐसे करके ये आपको पूरा टाइम पीरियड, टाइमलाइंस गिवन है, कितनी कॉपीज सबमिट करनी है, आपको वो डिटेल में सब कुछ गिवन है। ठीक है सॉरी। उसके बाद में ना देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि टीम लीडर और कम हाईवे इंजीनियर, अब इसके बारे में क्या है, इनके देखो प्रॉपरली मार्क्स है। अगर आपने बीटेक किया आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। सेम एज इट इज आपको 12 साल एक्सपीरियंस है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, बट आप 14 साल एक्सपीरियंस तो 11 मार्क्स मिलेंगे, 16 साल एक्सपीरियंस है तो 12 मिलेंगे। ऐसे कर करके आपको मतलब मिनिमम इन्होंने बता रखा है, जैसे 80%, 70% इतना आपको स्कोर करना है, तभी आप आगे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अब डीपीआर, जो डीपीआर का जो अगला पार्ट आएगा वो पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम डीपीआर की आईआरसी स्पेसिफिकेशंस के बात करेंगे। आईआरसी स्पेसिफिकेशन किस में गिवन है, वो है आईआरसी एसपी 19/2020, उसमें गिवन है। तो अब उसके बारे में हम उसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्लोजेज हैं आईआरसी रिलेटेड, हम उनके बारे में बात करेंगे और डीपीआर को और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको किन किन टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली अभी मतलब ये वीडियो हमारी काफ़ी लेट आ रही है, एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से बीमार था, तो यही था। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियोस को रेगुलर करूँ। ठीक है, थैंक यू।